बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी छुप छुप कर किसी गैर मर्द से बातें करती रहती थी, और ऐसे वो पहले भी किसी से बात करती रही थी, जिस पर मैं कुछ नहीं कहता था बल्कि चुप रहता था। दानिया एक हसीन और बेहद अजीब औरत थी। कम अज कम मुझे वो अजीब ही लगती थी, जिसकी बहुत सी वजूहात थी। काफ़ी देर वो फ़ोन पर बात करती रही और फिर कमरे में चली आई। मैं भी कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। वो कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो साड़ी में मलबूस थी। कहाँ जा रही हो? मैंने अपनी बीवी को देखकर पूछा, जो बेहद खूबसूरत सी साड़ी और जेवरात पहनकर और खूबसूरत सा मेकअप करके अपना पर्स उठा रही थी। अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, उसके घर में पार्टी है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा और फिर अपना पर्स उठाकर उसमें से कुछ पैसे रखकर बाहर निकल गई। मैंने उसके जाते ही खिड़की की तरफ रुख किया और खिड़की में जाकर देखा और बाहर गेट की तरफ झांका, जहां एक खूबसूरत औरत और महंगी सी कार खड़ी थी, जिसकी फ्रंट सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने देखा कि मेरी बीवी गेट से बाहर निकलकर अब गाड़ी में बैठ रही थी। फ्रंट सीट पर बैठकर जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही वो कार स्टार्ट हुई और मेरे देखते ही देखते गली से निकलती चली गई। मैं कुछ देर तक खड़ा उस जगह को देखता रहा जहां कुछ देर पहले कार खड़ी थी, और फिर पीछे हटकर कमरे में आ गया। अभी मैं कमरे में आकर बैठा ही था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा छोटा बेटा अंदर दाखिल हुआ। बाबा, मुझे भूख लगी है, मामा किधर है? उसने आंखें मसलते हुए पूछा। शायद वो अभी सोकर उठा था। तुम्हारी मामा अपनी दोस्त से मिलने गई हैं, चलो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। मैंने उसकी उंगली थाम कर कहा और उसे लेकर किचन में आ गया। आज इतवार था तो सभी बच्चे घर पर ही थे। मेरी बीवी खाना पका कर रख कर गई थी। मैंने बेटे को चावल और सालन निकाल कर दिया और फिर अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। उसे खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन सिंक पर रखे और फिर अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। मैंने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन ना कुछ कहा था, ना ही उससे कुछ पूछा था और ना ही कुछ पूछने का इरादा था। मुझे अपनी जेब से मतलब था, जो मेरी बीवी की वजह से ही भरी रहती थी। अब वो चाहे जो करती, जिससे मिलती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सारा दिन घर में बच्चों के पास रहा। मैं कभी उनको पढ़ाता तो कभी उनके साथ खेलने लगता। खाना भी खुद ही बना कर दिया और फिर शाम को खाना खिलाने के बाद सबको उनके कमरों में सोने के लिए भेज दिया। रात के 9 बजे मेरी बीवी जब घर में दाखिल हुई थी, कपड़े बदलकर वो बेड पर आकर लेट गई। उसका इरादा शायद अब सोने का था। आज कुछ लेट हो गई तुम? मैंने सरसरी से अंदाज में अपनी बीवी से पूछा। हाँ, पार्टी ज़रा लंबी चली थी क्योंकि कुछ फ्रेंड्स लेट आई थी। मेरी बीवी इत्मीनान से जवाब देकर रुख मोड़कर सो चुकी थी, जबकि मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा और फिर खुद भी सोने के लिए लेट गया। मेरी और दानिया की शादी अरेंज मैरिज थी। जब मेरी दानिया से शादी हुई तो मैं 29 बरस का, जबकि दानिया 22 बरस की थी। मेरे अलावा मेरे 2 और बहन भाई थे जो सब शादीशुदा थे। मेरे अम्मा अब्बा कुछ हद तक लालची लोग थे और चाहते थे कि उनकी बहुएं आला जहेज लाएं। दानिया का ताल्लुक एक छोटे से खानदान से था। उसके माँ बाप मर चुके थे, बहन भाई कोई था नहीं, बल्कि उसकी परवरिश उसकी दाई ने की थी, जो खुद भी औलाद थी, और उसका शौहर भी मर चुका था। दानिया के माँ बाप ने मरने से पहले दानिया की जिम्मेदारी उस दाई पर छोड़ी थी, जिसे दानिया दाई माँ कहकर पुकारती थी। दानिया आम सी लड़कियों जैसी जिंदगी गुजारती थी। उसके नाम काफ़ी जायदाद छोड़कर मरे थे, और उस जायदाद में 2 दुकानें, एक घर और 2 प्लॉट शामिल थे। ये सब दानिया के नाम पर थे। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जो उसकी ज़िंदगी गुजारने के काम आ रही थी, जिसे वो फजूल खर्चियों में बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी। मैं खुद एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे माँ बाप की लॉन्ड्री की दुकान थी, जिस पर हम दोनों भाई काम करते थे। हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे माँ बाप एक अमीर बहू चाहते थे, जो अपने साथ इतना जहेज लाए कि उनका घर भर दे। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, मगर उसकी बीवी का इतना जहेज नहीं आया था। तभी मेरे माँ बाप ने मेरी होने वाली बीवी से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा ली थी। दानिया का रिश्ता एक खातून ने बताया था, जिसे मेरी माँ ने मेरे रिश्ते के लिए कह रखा था। उन्होंने अम्मा को सबसे पहले दानिया की तस्वीर दिखाई थी, जो शक्ल से काफ़ी हद तक मासूम नजर आती थी। अम्मा को इस बात का इल्म हुआ कि दानिया के नाम पर काफ़ी जायदाद है, तो अम्मा ने झटपट इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दानिया की दाई माँ ने मुझे देखा और पसंद कर लिया, और यूं रिश्ते के लिए हामी भर दी। रिश्ते के दिन ज़्यादा दूर नहीं रखे गए थे, बल्कि जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी। दानिया हसीन थी, तभी मुझे कोई एतराज़ नहीं था, और अगर होता भी तो मेरे माँ बाप मेरे किसी एतराज़ को खातिर में न लाते कि उन्हें दानिया की जायदाद से मतलब था। दिन गुजरे और हमारी शादी का दिन आ गया। शादी से पहले मेरी दानिया से अक्सर बातचीत हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं शादी से पहले एक स्कूल में क्लर्क का काम करता था,
जहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। मैं किसी और जगह नौकरी के लिए कोशिशें कर रहा था। मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी सहल गुजरे। दानिया शादी के बाद घर आ गई थी, मगर शादी के बाद उसके असल रंग नजर आए थे। जितनी मासूम और सीधी सादी वो शक्ल से नजर आती थी, उतनी वो थी नहीं। बल्कि ये कहना बेहतर था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक और ख़तरनाक और शातिर चेहरा छुपा हुआ था, जिसका अंदाज़ा हमें मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही हो गया था। मेरी बीवी के आने से बड़ी भाभी का कहना था कि चूंकि दानिया इस घर की बहू है, तो वो आधे घर का काम करेगी, यानी कि वो दोनों आधे आधे काम बांट लें और अपने हिस्से के बाकायदगी से काम करें। बात तो उनकी ज़ाब्ते के लिहाज से ठीक थी, मगर यही बात जब दानिया को भाभी ने कही तो वो बिफर उठी। उसने भाभी को वो बातें सुनाई कि आलामान। शादी के 2 हफ्ते गुजर चुके थे और इन 2 हफ्तों में रानिया ने 24 घंटे सिर्फ आराम ही किया था कि वो नई नवेली दुल्हन है और अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी जो वो घर के कामों में हिस्सा ले लेती। जबकि भाभी को उसका यूं आराम करना और पलंग पर बैठकर खाना पसंद नहीं आया था। तभी हमारी शादी के 3 हफ्ते बाद ही भाभी ने दानिया को कामों में हिस्सेदारी लेने को कहा था, मगर दानिया साफ इनकार कर चुकी थी। उसका कहना था कि भाभी खाली हाथ इस घर में आई हैं, उनका खाती हैं और उनका पहनती हैं, इनका खाती हैं और इनका पहनती हैं, तो उसका फ़र्ज़ है कि इस घर के काम करे, अपने सास ससुर की खिदमतें करे और इस घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी वही उठाए। और दानिया चूंकि जहेज में जायदाद लेकर आई है, तो वो क्यों इनके काम करे। जल्द या बदीर वो सारी जायदाद अपने सास और ससुर को दे देगी, तो सभी कुछ उसका दिया हुआ होगा, तो वो कभी कोई काम नहीं करेगी, बल्कि मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। मेरे अम्मा अब्बा ने तो दानिया की बात पर कोई एतराज़ न किया था, बल्कि वो तो दानिया की बात से खुशी हो गए थे कि दानिया अपनी सारी जायदाद उनके हवाले कर देगी। मैंने भाभी का एहसास करके दानिया को समझाने की कोशिश की, ताकि वो भाभी का एहसास करके घर के कामों में हाथ बटाया करे, मगर उसने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया और मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कह दिया था कि दानिया मालकिन है और मालकिन काम नहीं करती। मैं भी चुप हो गया कि मुझे दानिया के खिलाफ जाकर बुरा नहीं बनना था। वैसे भी वो मेरी बीवी थी और मुझसे मोहब्बत करती थी, तो मैं क्यों उसके खिलाफ जाकर उसे नाराज़ करता। भाभी इस सबसे जल कुड़कर रह जाती थी और मेरे बड़े भाई को कोसती थी, जो इस सारे मामले में कुछ नहीं बोलते थे और ना ही अपनी बीवी की साइड लेते थे, ना बाकी किसी की। जिंदगी यूं ही पुरसुकून सी गुजर रही थी जब वो हुआ जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। न जाने कहाँ से और कैसे अम्मा अब्बा को पता चल गया कि दानिया के नाम कोई जायदाद नहीं है, बल्कि वो एक बेहद गरीब इंसान की बेटी है। उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे और उसे उसकी दाई अम्मा ने ही पाला था, और वो खुद भी गरीब ही थी। दाई अम्मा हमारी शादी के बाद मर चुकी थी और वो घर ही सिर्फ दानिया के नाम था, जो बेहद छोटा सा था, सिर्फ 2 कमरों का। वो दाई अम्मा मरते वक्त दानिया के नाम कर गई थी। इसके अलावा दानिया के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी। जिस पर अम्मा अब्बा ने उससे बार्स पुर्स की तो वो मान गई कि उसके नाम कोई जायदाद नहीं है। जिस पर अम्मा अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं दानिया को तलाक दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे 2 बच्चे थे और तीसरा आने वाला था। मैं उनको खुद से दूर नहीं कर सकता था, ना ही मैं उनके बगैर रह सकता था। और बच्चे तो बच्चे, मैं तो अपनी बीवी दानिया से भी बेहद मोहब्बत करता था और उससे अलग किसी हाल में नहीं होना चाहता था। मैंने अम्मा अब्बा को साफ इनकार कर दिया कि मैं दानिया को कभी तलाक नहीं दूंगा, कि तलाक देने से मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अम्मा अब्बा ने मेरे इनकार के बाद हमसे क़तई ताल्लुक़ ही कर ली। घर में कोई हमसे बात न करता, बल्कि मुंह फिर जाता। अम्मा अब्बा अलग नाराज़ रहते कि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। दानिया खुद ही हमारे बच्चों के सारे काम करती। मेरे भाई की बीवी अब मेरी बीवी दानिया को ताने मारती कि अब कहाँ है वो जायदाद जिस पर इतराती थी। दानिया जब्त न कर पाती और उसे बेनुकुत की सुना डालती, जिस पर भाभी भी चुप न रहती और उनमें तू मैं शुरू हो जाती। घर में अब हुमा वक्त लड़ाई की फिजा छाए रहने लगी थी। हर वक्त भाभी और दानिया की लड़ाई होती रहती। मैं दानिया को समझा समझा कर थक जाता, मगर वो बाज ना आती, और इस सब से तंग आकर अम्मा अब्बा ने हमें हमारे बच्चों समेत घर से निकाल दिया। जिस पर हम दानिया के उस घर में आ गए जो दाई अम्मा ने दानिया के नाम किया था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर हमारे लिए बहुत था। तभी बिना एतराज़ के हम उस घर में रहने लगे। मैं सारा दिन स्कूल में होता, जबकि दानिया घर पर बच्चों को संभालती और उन्हें तैयार करके रोज़ स्कूल भेजती। जिंदगी मुतमईन से गुजरने लगी थी, मगर जिस दिन मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन ही मेरी नौकरी छूट गई। जितने भी पैसे बचाकर मुश्किल वक्त के लिए रखे गए थे, वो सब दानिया के ऑपरेशन और अस्पताल की बिल की अदायगी में खर्च हो गए। जो बचे उनसे हमने अगला 1 महीना निकाल दिया। लेकिन मेरा छोटा बेटा भी 1.5 माह का था। उसके लिए डायपर, फीडर, कपड़े और न जाने क्या क्या कुछ चाहिए होता था।
जिसके लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, और हमारे पास इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, जिस पर अब हम परेशान होने लगे थे। बड़े बच्चों को भी स्कूल में दाखिल करवाना था, जो बिलतरतीब 5 और 6 साल के हो रहे थे। मैंने बहुत सी जगहों पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की थी, मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी, जिस पर हमारी परेशानी में इजाफा हो चुका था। मैं ये सोचकर जगह जगह मजदूरी करने लगा कि जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं ये मजदूरी छोड़ दूंगा। अब इन्हीं पैसों से गुजारा करना पड़ेगा जो मुझे मजदूरी से मिलते हैं। लेकिन कभी मजदूरी के लिए काम मिल जाता और कभी सारा दिन फारिग बैठे ही गुजर जाता। मेरे अम्मा अब्बा ने तो पलटकर हमारी खबर तक न ली थी। मुझे अगले कई दिन तक कोई ढंग की नौकरी तो न मिली, लेकिन मुझे दानिया का चाल चलन मशकूक लगने लगा। वो हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती और फ़ोन में इतनी मगन होती कि उसे आसपास कभी होश ना रहता। मैं सारा दिन मजदूरी करने में मसरूफ़ होता था ताकि बीवी बच्चों के लिए पैसे कमा सकूं। मेरे पीछे वो घर में क्या करती है और क्या नहीं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। ना ही मैंने कभी उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी बदलती और मशकूक हरकतें मुझे किसी गड़बड़ का इंदिया दे गई थी। आजकल वो हर वक्त किसी के साथ मोबाइल पर मसरूफ़ रहती, बच्चों पर भी ध्यान न देती, और जब मैं पूछता तो कह देती कि उसकी काफ़ी गहरी दोस्त है जिसने उसके साथ कई सालों बाद राब्ता किया है, तभी वो आजकल उसी के साथ बातों में मसरूफ़ रहती है। यही नहीं, बल्कि अब तो वो सजने और संवरने भी लगी थी और यूं ही बन संवर कर बाहर जाती, और जब मैं पूछता तो यही कहती कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। वो वापस आती तो बेहद खुश होती। उसके पास ढेर सारे पैसे होते, जिनमें से कुछ पैसे वो मुझे भी देती, जो मैं चुप करके रख लेता कि मैं भी हर वक्त खाली जेबी होता था। एक दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसका पीछा करने लगा, मगर ये देखकर दंग रह गया कि वो अपनी सहेली का बहाना करके किसी गैर मर्द से मिलने जाती है और वही मर्द उसे पैसे भी देता है। और उनको देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी का उस मर्द से चक्कर चल रहा है। यकीनन वो उसी आदमी से दिन रात बातें करती होगी। ये सब सोचकर मैं वापस चल दिया था और काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा था। लेकिन जब वो वापस आई तो ना ही मैंने अपने चेहरे से उससे कुछ जाहिर होने दिया कि मुझे उसकी किसी गैर मर्द से चक्कर का पता चल चुका है, ना ही मैंने उससे कोई सवाल किया। और फिर रोज़ यही होने लगा। वो सच संवर कर बाहर जाती और फिर वापस आकर मुझे भी पैसे देती। मेरी बीवी का किसी गैर मर्द से चक्कर चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि इस जरिए से उसके पास ढेर सारे पैसे आते और उसमें से मैं भी कुछ ले लेता। जिंदगी यूं ही रवा दवा थी। मैंने अब काम ढूंढना भी छोड़ दिया था कि मुझे बीवी से ही काफ़ी मिल जाते थे। एक दिन अचानक बीवी बीमार पड़ गई। सारा दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही और मैं उसकी खिदमत में लगा रहा। लेकिन मैंने देखा कि वो बेहद परेशान थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी। मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा, मगर उसने कुछ भी ना बताया, जिस पर मैं कुछ परेशान भी हुआ। बच्चों को मैंने खाना खिलाकर सुला दिया था, तभी उनकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी तबीयत ना संभली तो मैंने उसके लिए सूप बनाने का सोचा कि शायद सूप पीने से वो कुछ बेहतर महसूस करे। यही सोचकर मैं किचन में चला गया ताकि उसके लिए सूप बना सकूं। जैसी भी सही, वो मेरी बीवी थी जिसकी मुझे फिक्र हो रही थी। कुछ देर में मैं सूप लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचा तो ये देखकर परेशानी से बौखला गया कि वो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तेजी से सूप साइड टेबल पर रखा और उसके पास पहुंचा और उससे रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन वो ज़ारो कतार रोती रही और कुछ भी न बताया, जिससे मेरी परेशानी मजीद बढ़ी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि जो भी बात है मुझे बताओ, हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। यूं रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, और जब तक बताओगी नहीं तब तक यूं ही रो रो कर खुद को भी परेशान करोगी और मुझे भी। इसीलिए बेहतर है कि अपना दुख मुझसे बांट लो, जिससे ये दुख खत्म न सही मगर कम तो ज़रूर हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और फिर रोते हुए कहा कि अगर मैं वहाँ वक्त पर न पहुंची तो वो लोग हम सबको मार देंगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि ये कैसी बात हुई। उसे कहाँ पहुंचना था और वो किसकी बात कर रही थी? कौन हमें मार देगा? वो एक बार फिर रोने लगी थी। तुम किसकी बात कर रही हो और कोई हमें क्यों मारेगा? मैंने उलझन भरे लहजे में कहा। तो वो बोली, वहीं जहां मैं रोज जाती हूँ, अगर आज न गई तो वो लोग हम सबको मार देंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को कुछ भी हो। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन एक हल है कि तुम मेरी जगह चले जाओ। इस तरह हम सब मरने से बच सकते हैं। दानिया ने कहा तो मैं हैरान रह गया कि मैं कैसे और क्या करना होगा वहां जाकर। लेकिन वो मेरे कुछ भी पूछने से पहले ही उसने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और फिर मुझे अपने खूबसूरत से कपड़े देकर कहा कि ये पहन कर आओ। मैं हैरान तो हुआ, मगर फिर उसकी तबीयत का ख्याल करके मैं उसके कपड़े पहनकर वापस आया, जो मुझे तंग थे, लेकिन मैं पहन चुका था। दानिया ने मुझे कपड़े पहनाकर अब आईने के सामने बिठा दिया और मुझे तैयार करने लगी। मैं हैरान सा चुपचाप बैठा उसकी हरकतें देख रहा था।
बीच बीच में मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे टोक दिया था, जिसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। उसने पहले मुझे मेकअप किया, फिर खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनाई और फिर दुपट्टा सर पर दे दिया। मैं चूंकि क्लीन शेव ही रखता था, तभी मेकअप के बाद मैं बिल्कुल एक औरत लग रहा था। सर में उसने मेरी एक विग लगा दी थी। मुझे तैयार करने के बाद उसने तबीयत खराबी के बायस हाँफते हुए मेरा जायजा लिया और मुतमईन होकर बेड पर जा बैठी। एड्रेस उसने मुझे पहले ही दे दिया था कि मुझे इस पते पर जाना है। मैं मुकम्मल अपनी बीवी के गेटअप में आ चुका था। मैं घर से बाहर निकला और बीवी बनकर जल्द ही उस एड्रेस पर पहुंच गया जो मेरी बीवी ने मुझे दिया था। वो एक 2 मंजिला मकान था जो काफ़ी पुराना मगर खूबसूरत था। जो ही खुले हुए गेट से मैं अंदर पहुंचा, वहां पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां 3 आदमी खड़े थे, बेहद मोटे और मुस्टंडे किस्म के, जिनको देखकर मेरी जान हलक में आई थी कि ये कौन लोग थे जिनके पास मेरी बीवी आने वाली थी। अजीब अजीब सोचें और ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। उन लोगों ने सर से पैर तक मुझे देखा और फिर अंदर चलने का इशारा किया। मैं खामोशी से अंदर की जाने बढ़ा और फिर मुझे वो अंदर एक बड़े से कमरे में ले गए जो बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था और दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर फिर तजस्सुस जागता कि देखूं तो सही कि आखिर यहाँ होता क्या है। यही सोचकर मैं चुपचाप उनकी हिदायत पर अमल करता रहा। उन्होंने मुझे एक गद्दे पर बिठाया और फिर अंदर चले गए। कुछ देर बाद उन तीनों के साथ एक निहायत बूढ़ा आदमी बाहर आया जो मुसलसल कांप रहा था, जिसका मतलब था कि उसे रेशे की बीमारी थी। उन 3 आदमियों ने उसे थाम रखा था। उम्र में वो कोई 60-65 साल का लग रहा था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी और कहा, ये वो नहीं है। मैं चौंका और साथ ही घबरा गया कि इसने मुझे पहचान लिया, मगर उनमें से एक आदमी ने कहा, ये वही है, आपकी नजरें कमजोर हैं, तभी आपको नजर नहीं आ रहा। दूसरे आदमी ने मुझे मुखातिब करके कहा, चलो शुरू करो। मैं चौंका कि मुझे तो पता ही नहीं था कि करना क्या है। तभी तीसरे आदमी ने मेरे सामने कुरान पाक लाकर रखा और तिलावत करने को कहा। मैं सर हिलाकर सूरह बकरा की तिलावत करता रहा। कुरान पाक में हमेशा ताज्जुद के साथ ही पढ़ता था, तभी अब मैं बेहद खुशहाली से पढ़ रहा था। मेरी तिलावत मुकम्मल करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे पास बुलाकर मेरा माथा चूमा, मेरे सर पर हाथ रखा और फिर मुझे एक कब्र पर ले गया, जहां जाकर मैंने पहले की तरह तिलावत की और फिर वो बूढ़ा मुझे वहीं छोड़कर चला गया। मैं शशोपंज में उसी कब्र पर बैठा रहा और मेरी उलझन की वजह कब्र के कुतबे पर लिखा नाम था, और ये नाम था दानिया मुर्तज़ा। मेरी बीवी का नाम भी दानिया मुर्तज़ा था। तभी मैं शौक के आलम में बैठा था जब एक आदमी ने मुझे उठाया और एक कमरे में ले आया। लेकिन वहां आकर मुझे एक धचका लगा, क्योंकि कमरे में वही शख्स बैठा हुआ था जिसके साथ मेरी बीवी का चक्कर चल रहा था। मुझे उसे देखकर गुस्से के साथ साथ हैरानी भी हुई थी। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, जरूर तुम्हें मुझे अपने सामने देखकर हैरत हो रही होगी। मैंने बिना कोई लिहाज के सर हिला दिया तो एक बार फिर मुस्कुराया। होनी भी चाहिए, वैसे तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने फिर से पूछा और मैंने भी फिर बिना लिहाज के कहा कि हाँ, तुम मेरी बीवी के बॉयफ्रेंड हो। मेरी बात सुनते ही वो पहले हैरान हुआ और फिर क्या कहा लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें किस बात से ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड हूं? उसने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कहा, मेरी बीवी सारा दिन तुमसे बातें करती रहती है, जिसे तुम ढेर सारे पैसे देते थे। मैंने ये सब कहा तो वो एक बार फिर हंस दिया और बोला, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। मैं तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, बल्कि उसका सौतेला भाई हूं। उस आदमी ने कहा तो मैं उसके मुंह से यह हकीकत जानकर शजदा रह गया। मगर कैसे? मैंने हकलाकर पूछा कि मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा था, मगर दानिया ने कभी कुछ नहीं बताया था। ना ही कभी मैंने उससे कुछ पूछा था कि मुझे तो बस पैसों से मतलब था। दानिया मेरी सौतेली छोटी बहन है। दरअसल मेरे अब्बा, जिनसे तुम कुछ देर पहले मिले, वो एक अय्याश तबीयत के मालिक हैं। मेरे अम्मा से उनकी शादी खालिस्तान पसंद की शादी थी, जिसमें उनकी 100% रजामंदी शामिल थी। लेकिन वो शादी के कुछ सालों बाद फिर से अपनी अय्याशियों में मसरूफ हो गए, जिनमें सरफहरिस्त उनका कोठे पर जाना था। कोठे पर ही उनकी मुलाकात दानिया से हुई थी, जो उस कोठे में सिर्फ एक रक्कासा थी। मेरे अब्बा को वो पसंद आ गई, मगर वो तवाइफ नहीं थी, जिस पर अब्बा ने उससे निकाह कर लिया, मगर उन्हें उसी कोठे पर रखकर अपने लिए मखसूस कर लिया। कोठे की बाई को वो मुंह मांगी कीमत अदा कर चुके थे, तभी उसने भी एतराज़ न किया। इस दौरान दानिया की आमद की खबर उठी, और जब दानिया इस दुनिया में आई तो उसकी माँ जान की बाजी हार गई। दानिया का नाम उसकी माँ ने उसी के नाम पर रखा था जिसने उसे पाला पोसा। तब हम 3 बहन भाई थे। एक भाई और बहन मुझसे छोटे थे। भाई ने अब्बा को उनकी बेटी की पैदाइश का बताया, मगर उन्होंने दानिया को अपनी बेटी मानने से साफ इनकार कर दिया, न ही उसे कबूल किया। तभी भाई ने सोचा कि दानिया को भी तवाइफ बना लेगी,
लेकिन वहां की एक और ताई जो उसकी माँ की बेहतरीन सहेली थी, वो उसे लेकर फरार हो गई। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। अब्बा को कभी दानिया का एहसास ना हुआ, मगर जब मेरी छोटी बहन घर से भाग गई और फिर हमें तवाइफ खाने से मिली मुर्दा हालत में, तब अब्बा की गैरत जागी और उन्हें अपनी वो बेटी याद आई जिसको उन्होंने कबूल ही नहीं किया था। मगर अब अब्बा की उम्र हो चुकी थी, वो खुद उसे ढूंढ नहीं सकते थे। तभी मुझे सारी सच्चाई बताकर उसे ढूंढने को कहा। उन्होंने दानिया की माँ की कब्र का पता लगवाया, जो एक अकेली ही कब्र थी और आसपास का सारा इलाका खाली था। अब्बा ने वहां ये घर बना लिया, यूं कि वो कब्र अहाते में आई। और ये वही कब्र है जहां से तुम अभी उठकर आए हो, यानी तुम्हारी बीवी दानिया की माँ, दानिया मुर्तज़ा की कब्र। मुझे दानिया को ढूंढने में 10 साल लगे, लेकिन मैं उससे अजनबी बनकर मिला, उससे दोस्ती की और फिर उसे मुंह बोली बहन बनाकर उसको लालच दिया कि मैं उसे काम दिलवाऊंगा जिससे वो ढेर सारे पैसे कमा सकेगी। वो एक निजी डांस स्कूल में डांस सिखाती थी, जहां स्कूल ओनर की हिदायत के मुताबिक वो उसी स्टाइल से सच कराती थी जिस स्टाइल का वो डांस सिखाती। वहां से मैं ही उसे तनख्वाह दिलवाता, मगर मौका देखकर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा कि अब्बा को माफ कर दे और अब्बा की ख्वाहिश के मुताबिक उनसे मिलने जाया करे। दानिया की माँ अब्बा को हर मुलाकात में कुरान पाक की तिलावत करके सुनाती थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हें फिर से तिलावत करके सुनाया करे और अपनी माँ की कब्र पर कुरान खानी किया करे। मगर वो ना मानी, क्योंकि वो सख्त गुस्सा थी कि उसके बाप के होते हुए उसने यतीमों वाली जिंदगी गुजार दी। जिस पर मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसके शौहर और बच्चों को मार दूंगा। तभी उसने ये सब किया। मगर वो आज आई क्यों नहीं? सारी हकीकत बताकर उसने मुझसे पूछा, तो मैं जो तब से साकत खड़ा था, सर उठाकर उसे देखा। मैंने उसे बताया कि वो बीमार थी, इसीलिए वो नहीं आई। घर आने के बाद मैंने दानिया को सब कुछ बताया तो वो फूट फूट कर रो दी। मैंने उसे अपने बाप को माफ कर देने का कहा कि माफ कर देने में ही सुकून है, जिस पर उसने अपने अब्बा को माफ कर दिया था। उसके अब्बा ने उसे जायदाद में एक फैक्ट्री और खूबसूरत से घर दिया था, जिसमें हम शिफ्ट हो गए, जबकि फैक्ट्री अब हम दोनों मिलकर चलाते हैं। दानिया और मैं दोनों मालदार हो चुके थे, मगर यह सब कुछ दानिया के नाम ही था। अब कोई भाभी की तरह दानिया को कंगली होने का ताना नहीं मार सकता था। मैंने अपने दिल से हर शक को निकालकर खुद को मलामत किया और फिर दानिया और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।